हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी दृष्टि विजन आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 2023 के प्री एग्जाम में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बच गया है। लगातार स्टूडेंट के दिमाग में बासवान कमेटी की रिपोर्ट को लेकर के एक चिंता सी बनी हुई है और सच पूछिए तो स्टूडेंट के मन में बहुत सारे संदेह हैं और उन्हें लगता है कि बासवान कमेटी की रिपोर्ट से उन्हें बहुत अधिक नुकसान होने जा रहा है। इसी मुद्दे पर बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बातें करेंगे। देखिए, 2-3 बातें आप थोड़ा सा समझ ले। पहला तो यह है फ्रेंड्स कि चाहे वो यूपीएससी हो या सरकार हो, मान करके चलिए वो आपके विरोधी नहीं है, उन्हें आपसे कोई प्रतिशोध नहीं लेना है। वो जो भी सोचेंगे वो देश के हित में सोचेंगे, लेकिन देश के उस हित में आपका भी हित शामिल होगा, इतना आप इंश्योर रहें। दूसरी बात फ्रेंड्स, मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, यानी कि आप चैलेंजेस लेने जा रहे हैं। लगातार चैलेंजेस आप लेंगे, आपके सामने प्रॉब्लम्स आएगी, आप उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढेंगे, दूसरे के सॉल्यूशन को ढूंढने होंगे। ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि बासवान कमेटी के माध्यम से एग्जामिनेशन के पैटर्न में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए परेशानी का कारण बनना चाहिए। इतनी मानसिक मजबूती तो एक सिविल सर्वेंट के मस्तिष्क में होनी ही चाहिए कि वो उसे बर्दाश्त कर सके और बड़े आराम से उसे किनारे रखकर अपनी यात्रा जारी रख सके। फ्रेंड्स, मैं ये जो बात कह रही हूँ कि इसकी चिंता को किनारे रखकर अपनी यात्रा जारी रख सके, इसके लिए मैं आपसे कुछ आगे तथ्यात्मक रूप में बात करूंगी। देखिए, बासवान कमेटी की रिपोर्ट को लेकर के जो बात कही जा रही है, जिसको लेकर स्टूडेंट सबसे ज्यादा चिंतित हैं, उसके 3 मेजर पॉइंट है। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, एज लिमिट को लेकर के लोग इस बात को लेकर के परेशान है कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो हटा दी जाएगी आंकड़ों के रूप में, और दूसरी बातों के संदर्भ में भी फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी को लेकर के चल रही हूँ, उसमें भी बैकवर्ड के लिए जो छूट दी जाती है उसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से ऐड करते चलेंगे। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 32 साल अभी हैं, लोगों को लगता है कि इसे घटाकर 30 कर दिया जाएगा। कुछ लोग 28 की बात करते हैं, कोई 26 की बात करते हैं। चलिए, जो भी हो, यहाँ मैं आपको कुछ तथ्य इसके बारे में बताना चाहूंगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी जो हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसका मेजर शुरुआत उसकी 1979 के कोठारी कमीशन रिपोर्ट से हो चुकी है। उस समय जो कोठारी कमीशन रिपोर्ट से हो चुकी है, उस समय जो एज लिमिट थी वो थी 28। उसके बाद से फिर लगातार बढ़ती रही, घटती रही, 30-32 एज में काफी कुछ परिवर्तन होते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसमें परिवर्तन करेंगी भी तो ये मान करके चलिए कि 28 साल से कम नहीं रखेंगी। चलिए, अब हम 28 साल को थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट उठा करके देखिए। यूपीएससी हमें हर साल अपनी एक वार्षिक प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करती हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। उसमें आपको 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। पहला तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको जानकर थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि जो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन है वो 26 साल से 28 साल के एज में है, और 21 साल से लेके 28 साल की रेंज को ले तो जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उसके 75% स्टूडेंट इसी एज लिमिट हो चुके होते। अब आप सोचिए कि 75% इसमें हो जाते हैं और बाकी जो स्टूडेंट बचे होते हैं वो फिर अगले एज लिमिट में आते हैं। अब आप कह सकते हैं कि अगर ये एज कम हो जाएगी तो बाद वाली रेंज में जो हमारा सिलेक्शन हो सकता था वो रुक जाएगा। लेकिन क्या आप व्यवहारिक रूप में सही सोच रहे हैं? आंकड़ों के भाषा के ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसलिए सही नहीं है क्योंकि यदि आप भी वही मान करके चलते हैं कि मेरी एज लिमिट 28 है तो आप सेलेक्ट हो चुके होते। मतलब आपको ये मान कर चलना चाहिए कि अगर आप 30 साल में सेलेक्ट हो सकते हैं, 32 साल में सेलेक्ट हो सकते हैं, तो आप 26 साल में भी सेलेक्ट हो सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मनोवैज्ञानिक
मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक समस्या ये है कि आप एज को आधार बना करके चल रहे हैं, तो अपने आप अपना लिमिट बढ़ा दिया है कि ठीक है कि बहुत है, साल मेरे पास एज अभी बहुत है। तो जो आपकी प्रिपरेशन में जो इंटेंसिटी होनी चाहिए, वो डेप्थ होनी चाहिए, वो डेप्थ गायब हो जाती है। आप वाइड रेंज में मतलब समय को बढ़ा करके आप तैयारी करते हैं, पर सिविल सर्विस की जो तैयारी है मुझे लगता है कि वो बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी है। फ्रेंड्स, इसी से जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग डाटा देखिए। लड़के जो सेलेक्ट होते हैं 28 साल से पहले उनका परसेंटेज है 74 से 75, और ये जो सिलेक्शन है आखिरी है 26 से 28 साल की रेंज। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि लड़कियां हैं सबसे ज्यादा उनका सिलेक्शन होता है 24 से 26 साल की रेंज में, और 26 साल की रेंज तक 80% लड़कियों का सिलेक्शन हो चुका होता है। अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। सीधी सी बात है कि लड़कियों पर विवाह का दबाव होता है, यानी कि वह दबाव उनकी तैयारी को इतना गुणवत्ता वाला बना देता है कि वह पहले से ही सेलेक्ट हो चुकी होती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैं समझती हूँ कि आपको एज लिमिट के बढ़ाए जाने को ना तो अपने बहुत पक्ष में लेना चाहिए और ना ही उसे कम किए जाने को अपने अगेंस्ट में लेना चाहिए कि इससे आपको कोई नुकसान होगा। और फिर सीधी सी बात है कि सरकार एज लिमिट कम भी करेगी तो उसके लिए वो पीरियड देगी, ताकि जिनके अभी अटेम्प्ट बचे हुए हैं वो अपने अटेम्प्ट को पूरा कर सके, एज से उन्हें बहुत अधिक नुकसान ना हो। इसके बाद फ्रेंड्स, जो दूसरी जो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है, वह है अटेम्प्ट को लेकर के कि अभी 6 अटेम्प्ट है, उसे कम करके 4 कर दिए जाएंगे, 3 कर दिए जाएंगे। इस तरह की बातें सुनने में आए हैं। इसके लिए भी हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है। आप डेटा उठा करके देखिए तो फिर ये आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि 3 अटेम्प्ट में जितने लड़के सेलेक्ट होते हैं उनका परसेंटेज भी फिर से 70 से 75% है, जो 3 अटेम्प्ट तक सेलेक्ट हो चुके होते हैं। और इनमें भी 3 अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ भी ये बात शो होती है कि 3 अटेम्प्ट आपके लिए काफी होते हैं, लेकिन 1917 में 3 अटेम्प्ट ये बाद में उन्हें 4 से 5 अटेम्प्ट फिर बढ़ाया गया, तो लगता है कि इसकी भी सरकार 4 तक तो रखेगी ही। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और है कि जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उसमें 70 से 75 सिर्फ ग्रेजुएट होते हैं, जिनकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ ग्रेजुएशन की है। रिमेनिंग जो 30% है वो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। अब आप देखिए कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएट बैकग्राउंड के हैं और सेलेक्ट हो रहे हैं तो उनकी एज लिमिट कम है, तो इस स्थिति में भी आप पाएंगे कि अटेम्प्ट ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। जब अटेम्प्ट की संख्या बढ़ा दी जाती है तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो कमजोर होने लगती है। तो तीसरी सबसे बड़ा कंसर्न है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के कि ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म कर दिए जाएंगे। 1979 में जो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे बाद में घटाकर उसको अब 1 कर दिया गया है, और सब्जेक्ट थे बाद में घटाकर उसको अब 1 कर दिया गया है, और अब 1 को भी खत्म करने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि ये बहुत आपके फेवर में होगा। उसके कारण है फ्रेंड्स, एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप देखिए कि अगर आप मेडिकल साइंस को लेंगे तो मेडिकल साइंस में सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज लगभग 19 से 20 के आसपास पहुंचती है, सोचिए। और फिर लॉ और साइकोलॉजी को आप देखेंगे तो उसमें 50% के आसपास सेलेक्ट होते हैं, जबकि दूसरे जो सब्जेक्ट हैं जैसे साइकोलॉजी आप ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, तो इसमें सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो 7 से 8% है। तो सीधी सी बात है, आप देखिए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के आधार पर ही जो सिलेक्शन पर जितना जबरदस्त प्रभाव पड़ जाता है। फ्रेंड्स, मैं ऐसे स्टूडेंट को जानती हूँ जिनका जनरल स्टडी में बहुत अच्छे नंबर नहीं थे, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर होने के कारण उनकी रैंकिंग बहुत हाई हो गई। यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने
आप में जो सेम फील्ड है उसके साथ जस्टिस नहीं करता है। जैसे आप लिटरेचर को ले लीजिए, जो लिटरेचर में अक्सर स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि हर कोई को लेक्चर तो ले नहीं सकता, तो जिसने लेक्चर लिया है वो आगे निकल जाता है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में किए हुए हैं, यदि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई सब्जेक्ट ले लिया, खासकर ह्यूमैनिटी का, तो वहाँ भी देखने में आया है कि वो बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन किए होते हैं वहाँ वो फिर पिछड़ जाते हैं, तो इसका नुकसान उनको थोड़ा उठाना पड़ जाता है। वो ऑप्शनल पेपर भी खत्म करना आपके बहुत पक्ष में होगा। हाँ, उसके जगह ये सुनने में आ रहा है कि जनरल स्टडी के 2 नए सब्जेक्ट ऐड कर दिए जाएंगे, 2 नए पेपर ऐड कर दिए जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि फिर उसे तैयार करने में आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि देखिए अब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करते हैं, उसका जो लेवल है ऑनर्स डिग्री का होता है, यानी कि ग्रेजुएशन से ऊपर और पोस्ट ग्रेजुएशन से थोड़ा सा नीचे। बहुत से यूनिवर्सिटीज में तो ऑनर्स डिग्री है भी नहीं, लेकिन जनरल स्टडी के 2 पेपर ऐड कर दिए जाते हैं। उनका जो लेवल है वो मिनिमम ग्रेजुएशन होता है, तो उन्हें तैयार करना आसान होता है। फिर आप ऑप्शनल के द्वंद से भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट लगातार परेशान रहते हैं कि कौन सा ऑप्शनल ले, वो अपना चक्कर छूट जाएगा। थोड़ी कोचिंग संस्थाओं पर अपना निर्भरता आपकी कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि अगर ऑप्शनल पेपर खत्म हो जाता है तो ये सभी स्टूडेंट के लिए बेहतर होगा। और फ्रेंड्स, मैंने अभी जो 3 मेजर पॉइंट डिस्कस किए हैं उनको लेकर के ये भी बात सुनने में आती है। कुछ कहते हैं लैंग्वेज वाले का इससे नुकसान हो जाएगा। उनका ये भी अंदाजा है कि जो रूरल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं वो घाटे में रहेंगे। थोड़ा सा भी आप इन्हें अच्छे से देखेंगे तो ऐसी बातें मुझे सही जान नहीं पड़ती। देखिए, रूरल स्टूडेंट इसलिए ऑप्शनल हटाने पर घाटे में नहीं रहेंगे क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी के लिए जो एकेडमिक गाइडेंस नहीं मिल पाती थी, वो कम से कम उनसे वो सुरक्षित हो जाएंगे। सेम फील्ड में आने के बाद उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी। लैंग्वेज में मुझे नहीं कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि जो स्टूडेंट लैंग्वेज लेकर के अपीयर होंगे उन्हें जरा भी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप जिस लैंग्वेज में लिखते हैं आपकी कॉपी उसी लैंग्वेज के जानकार प्रोफेसर ही जांचते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा क्यों होगा? आप समझिए कि आपको कोई नुकसान उठाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, फिर एक बात और, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो मेन प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी बदलाव सब पर समान रूप से लागू हो रहा है तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सभी के लिए समान है। इसलिए मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स कि आपको इसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होना चाहिए। यूपीएससी अपना काम कर रही है, सरकार को अपना काम करने दीजिए। जब वो डिक्लेयर कर देगी आप एक फौजी की तरह उसके लिए सतर्क रहिए, और जैसे ही इस तरह के घोषणाएं होती हैं तो आप उसे एडॉप्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, बासवान कमेटी को लेकर के मुझे ये थोड़ी सी बातें करनी थी ताकि आपके दिमाग में इसके बारे में स्पष्टता आ जाए और आप पूरी निश्चिंतता के साथ अपना वक्त अपनी तैयारी में लगा सकें। तो फ्रेंड्स, मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन हिट कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।